हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूपीएससी ओपिनियन चैनल पर। तो दोस्तों कि जैसा कि आपको बताया कि हमारा भारतीय संविधान का एक परिचय के बारे में एक सीरीज चल रही है, जिसके हमने कितने फीसद कवर कर लिए हैं। फीसद 3 कवर कर लिए, फीसद 4 भारतीय संविधान की विशेषताएँ चल रही हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे, फिर और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता हैं वो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा। भारत मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्यों का समावेश है। एकल क्या है? न्यायपालिका भी है। सार्वभौमिक मताधिकार तथा वयस्क मताधिकार का प्रावधान हमारे संविधान में, तो ये विशेषता है। एकल नागरिकता के बारे में नम तथा नम प्रावधानों का समावेश है। एक विशेष प्रकार की संघात्मक व्यवस्था और एक संसदीय व्यवस्था। तो ये हमारे भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। तो दोस्तों ये कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम डिटेल से एक एक करके जानते हैं। तो जैसा कि हमने जाना था कल कि भारत सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो भारत की सबसे बड़ा लिखित संविधान होने के क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान के मूल संविधान क्या था? इसमें 395 अनुच्छेद थे और भाग कितने 22 हैं और अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया? आर्टिकल तो हो गया 460 से अधिक, 25 भाग हो गए हैं और भाग कितने अनुसूचियाँ कितनी हो गई? 12। तो हमने जानना था कि भाग 4 जोड़ दिया गया है, 4 का जोड़ दिया है। 4 का में क्या, तो कैसे भाग 22 कैसे हो 25 कैसे हुए? क्योंकि 4 का जोड़ दिया। ऐसे ही भाग 9 का जोड़ दिया गया है और 9 खा जोड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ए और 9 भी जोड़ दिया है। इससे क्या होगा? ये 3 भाग बनने के 1 2 और 3, तो क्या हो गए हमारे 22 भाग जो हो गए 25 हो गए। अनुसूचियाँ बढ़ के कितनी हो गई? 8 से 12 हो गई हैं। तो हमारे संविधान की सबसे बड़ा लिखित संविधान होने का ये कारण है। और अगर हम दोस्तों एक बात तो समझ लें कि हमारी जो अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, अनुसूचियों को हमें याद रखना चाहिए। भाग भी हमें कुछ याद रखना चाहिए। जैसे पहले भाग में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। दूसरा क्या है? नागरिकता के बारे में। तीसरा मौलिक अधिकार। 4 क्या है? डीपीएसपीस के बारे में। भाग 5 क्या है? संघ के बारे में। ठीक है। भाग 6 क्या कहता है हमारा कि राज्य के बारे में। और 7 में क्या है? अनुसूचियाँ जो पहली अनुसूची के खारिज जो कि निश्चित हो गया है। 8 क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र है। 9 में क्या है? पंचायतें हैं। 9 का जो है नगर पालिकाओं से। 9 का हमने बता ही दिया कि सहकारी समितियां हैं। और 10 में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं। 11 में संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए। और कुछ हम जैसे याद रख सकते हैं, जैसे कि भाग 15 है, इस निर्वाचन के संबंध में है। ठीक है। और याद रख सकते हैं 17 जैसे राजभाषा के संबंध में। 18 अपवाद संबंध में है। 20 क्या? संविधान संशोधन के संबंध में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं जो हमें याद रखना चाहिए। ठीक है। अनुसूची जरूर हमें पूरी की पूरी याद रखना चाहिए। तो दोस्तों हम अनुसूची के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि हमने जाना कि हमारे भाग पहले कितनी थी? 8 थी, अब कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियाँ क्या है कि देखो मैं क्या करूँगा कि अनुसूची जो है अनुसूची 1 में क्या है? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है। इसमें क्या है? इनके नाम दिए गए हैं। जो 28 राज्य हैं अभी वर्तमान में, और हमारे क्या हो गए कितने 9 से केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो ये जो हैं हमारे 9 से घट के 8 हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों ये हमारे अगर तुम देखोगे भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में ये सब तुम्हें मिल जाएंगे। अनुसूची 2 में क्या है? जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके पद और वेतन के बारे में है। इसी प्रकार इधर देखेंगे तो हम भाग 3 में क्या है दोस्तों? जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनकी शपथ के बारे में। क्या है दोस्तों? शपथ के बारे में। इसी प्रकार अनुसूची 4 में देखेंगे हम। अनुसूची 4 में क्या है दोस्तों? अनुसूची 4, तो अनुसूची हमारे 4 कहती है कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो हम कह देते हैं राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है उसके बारे में बताता है कि हमारा भाग अनुसूची 4 क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूची 5 में दोस्तों क्या है कि हमारा अनुसूची 5 जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, तो ये जो राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है। तो इन राज्यों को छोड़कर शेष भागों में जो हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं उनके बारे में विशेष प्रावधान है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली है कि जो असम, मेघालय, ATM स्क्वायर कर लो इसे,
TM²। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मेघालय और मिजोरम है, देखो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके बारे में क्या है, जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं, अनुसूचित जनजातियों, ठीक है, इन राज्यों को छोड़कर शेष भारत में, ये ध्यान रखना दोस्तों, किस है, शेष भारत में अनुसूचित जनजातियों के बारे में विशेष प्रावधान करते हैं। ये क्या करते हैं, विशेष प्रावधान। तो यहाँ ध्यान बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अनुसूची 5 क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जो को छोड़कर शेष भाग में क्या है, शेष भारत में जो राज्य हैं, शेष भारत में जो राज्य हैं उनकी अनुसूचित जातियों के बारे में विशेष प्रावधान। और अनुसूची 6 में क्या है, अनुसूची 6 में तो क्या होगा दोस्तों, जो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है, जो 4 राज्य हैं, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो इन जो राज्य हैं इनके बारे में विशेष प्रावधान है, क्योंकि असम, त्रिपुरा के जो अनुसूचित जनजातियां हैं, जनजातियां के बारे में प्रावधान है, ठीक है दोस्तों, प्रावधान है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने, अनुसूची 6 में क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जो अनुसूचित जनजातियाँ के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में विशेष प्रावधान करता है, और अनुसूची में इनको छोड़कर, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ध्यान रखना। अनुसूची 7 क्या कहती है, अनुसूची 7 आप जानते ही हैं कि जो हमारी अनुसूची 7 क्या है हमारी, कि जो शक्तियों के बंटवारे के बारे में, मतलब संसूची, राजसूची और मतलब 3 अनुसूचियों हैं, इसमें 3 जो उपसूचियां हैं। अनुसूची 7 में क्या है कि संसूची, राजसूची और समवर्ती सूची के बारे में है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, हमारी 3 सूचियां हैं इसमें, ठीक है, शक्तियों से संबंधित 3 सूचियाँ क्या है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये 3 हैं, इसमें ध्यान देने वाले भी थे। इसमें क्या, सेंटर में पहले 97 थे, तो कितने हो गए, 100 सब विषय हो गए हैं। पहले इसमें कितने थे, 72 थे, तो अब कितने हो गए, 52। इसमें 66 थे, तो ये कितने हो गए हैं, सॉरी 61 थे, तो कितने हो गए हैं, 66। तो दोस्तों इसमें तो बढ़ोतरी हुई है, इसमें क्या हुआ, घट रही, और इसमें भी क्या हो गया, बढ़ोतरी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने देखा कि हमारी क्या है, सॉरी इसमें जी सॉरी यहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं, 66 से कितने हो गए, 61 हो गए हैं, 61 विषय थे। तो संघ सूची में 97 विषय थे, से कितने हो गए, 100 हो गए वर्तमान में, लेकिन मूल संविधान में 97 थे, 47 थे और 66 थे। ये ध्यान रख रहे हैं, वर्तमान में 100, 52 और 61 ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे देखें 7 अनुसूचियाँ। और देखते हैं हम दोस्तों अनुसूचियों के बारे में। तो हमारी अनुसूची नंबर 8, तो अनुसूची 8 क्या कहती है दोस्तों, अनुसूची हमारी कहती है, अनुसूची नंबर 8 क्या कहती है, अनुसूची 8 जो हमारी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं के बारे में, ठीक है, भाषाएं। अच्छा यहाँ पर भाषाएं क्या हैं, दो, पहले कितनी थी, मूल संविधान में, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई, 22 भाषाएं हो गई हैं दोस्तों, ठीक है, भाषाएं। तो आप देखोगे हमारे अनुसूची 8 में सारी भाषाएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो इससे संबंधित आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया था, और इसी प्रकार से BDMS मतलब इसको, जैसे कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इनको क्या किया था, 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। तो याद रखना, ठीक है, याद रखने की नमक कर सकते हैं, नमक, नेपाली, सॉरी यहाँ नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, और फिर क्या, BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जो कि किसके द्वारा 92 CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया था, 2003 में ये जोड़ दिया गया था, कौन, BDMS, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना, 92, ठीक है, तो संविधान संशोधन द्वारा। इसी प्रकार सिंधी भी जोड़ दी गई थी। तो लेकिन याद हमें ये रखना है कि जो हमारी जो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली है, ये है। एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें हमारी संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश नहीं है दोस्तों, ठीक है, संस्कृत और हिंदी इसमें है। अगर हम देखें तो जैसे कि असमिया है, बंगाली, गुजराती, मराठी, ऐसे करके सिंधी, तमिल, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, ये सारी भाषाएँ कितनी, 22 भाषाएँ इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे अनुसूची 8 में है। अनुसूची 9 में क्या है दोस्तों, अनुसूची 9 में हमारी क्या है
कि जो कुछ विधियों का मानकीकरण है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन लॉ, जैसे कि कुछ विधियों का मानकीकरण। ठीक है दोस्तों, कुछ विधियों का मानकीकरण अनुसूची 6 में मतलब 9 में कर दिया गया है। जी जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब? 1951 में जोड़ दिया गया था कुछ विधियों का मानकीकरण। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये थोड़ा डीपली टॉपिक है, डायनामिक टॉपिक है इसके बारे में कि कैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर कोई कानून बनाया जाता था जो भी 1978 से पहले या 1973 से पहले, मेनली 1978 के पहले की जो कानून होते थे, यदि उस पर मतलब जो भी संसद है, विधायिका है, यदि वो ऐसे कानूनों को किस में डाल देती थी? 9वीं अनुसूची में। इसके द्वारा उसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में ये सब कुछ कर सकें, क्योंकि न्यायिक समीक्षा हमारी बहुत ही पावरफुल है, लेकिन सीमित अधिकारों के साथ सीमित है वो भी। उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। अनुसूची 10 क्या कहती है? अनुसूची 10 कहती है कि हमारी दल बदल विरोधी कानूनों के बारे में। ठीक है दोस्तों, दल बदल विरोधी कानूनों के कि जैसे अभी वर्तमान में जो बहुत ही चर्चा में रहा है, इससे अच्छे से समझ लेंगे कि जैसे कि हमारे कर्नाटक हुआ, एमपी हुआ, राजस्थान में अभी हाल ही में चल रहा है। तो ये मुद्दे क्या हैं कि हमेशा चर्चा में रहते हैं, इसलिए दल बदल विरोधी कानून की मतलब कि कोई लोग अगर क्या होता था कि पहले एक पार्टी से दूसरी पार्टी से, क्योंकि यहाँ पर राजनीति में असंतुलन अस्थायित्व उत्पन्न होता था, इसीलिए क्या होता था, एक कानून लाया गया। ये भी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया होगा। तो 52वें संविधान संशोधन 1995, तो याद रखना 52 वे मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, CAA द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, यदि कोई जैसे अगर कोई राजनीतिक पार्टी अगर 2/3 सदस्यों के साथ किसी दूसरी पार्टी में जाती है तो उसे क्या होगी, मतलब उसके विरोध में कोई कानून नहीं होगा, मतलब उसे जाने की स्वीकार्य युक्ति होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो डिटेल से पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को आगे। अनुसूची 11 क्या कहती है? अनुसूची 11 और अनुसूची 12, दोस्तों इसको एक साथ देख लेते हैं। अनुसूची 10 में क्या है? स्थानीय स्वशासन के बारे में, मतलब ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अनुसूची 12 भी क्या कहती है? ये अपनी जो अपन कहें शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में। ठीक है, शहरी या फिर नगर पालिका के बारे में, शहरी स्थानीय शासन के बारे में। ठीक है, और ये क्या है अपना? ग्रामीण स्थानीय शासन के बारे में। तो ये दोनों कब जोड़े गए थे दोस्तों? इसे जोड़ा गया था कब से? 73वें CAA द्वारा। ठीक है दोस्तों, बस इस 74वें CAA द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, 1992 में दोनों को जोड़ दिया गया था एक ही साल में, लेकिन CAA ध्यान रखना 73वें और 74वें। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसे याद करने के लिए आप एक बार मेरे साथ बोलिए तो आराम से याद हो जाएगा। मैंने क्या बताया था? पहली अनुसूची में क्या है दोस्तों कि हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो नाम हैं, दूसरे में पद और वेतन है, तीसरे में शपथ है, चौथे में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन है, पाँचवें में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर शेष भारत के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, और 6 में क्या है? जो असम, त्रिपुरा, मेघालय है उनकी विशेष प्रावधान के बारे में, 7वें में 3 अनुसूचियाँ हैं, 8वीं में भाषाएँ हैं, 9वीं में क्या है दोस्तों? अपनी जो कुछ विधियों का मानकीकरण है, और 10वीं में क्या है? दल बदल विरोधी कानून, और 11 में ग्राम पंचायत के बारे में है, और 12 में क्या है? शहरी स्थानीय शासन। तो ये हमारे 12 अनुसूची याद होंगे, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो याद करना बहुत ज़रूरी है, ये पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके आगे। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अपना संविधान कैसे बड़ा है। कोई किसी को लग रहा हो यार ये तो कहने से बड़ा है, कहने से नहीं दोस्तों, ये मैं जैसे कि अपन कहते हैं एक व्यक्ति इतना सा है, और एक व्यक्ति इतना सा है, तो अपन को समझ में आ जाएगा कि भाई इसकी अपेक्षा में ये छोटा है। अगर मैं एक और बड़ा व्यक्ति बना दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति भी छोटा है किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा में। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे US का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? टोटल 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अनुच्छेद, सॉरी 7 आर्टिकल हैं। ठीक है, 7 आर्टिकल हैं। इसी प्रकार अगर हम मूल ऑस्ट्रेलियाई संविधान में देखेंगे, जो मूल ऑस्ट्रेलियाई संविधान था, ऑस्ट्रेलियाई संविधान, तो उसमें कितने थे दोस्तों? 128 क्या थे? आर्टिकल थे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम मूल कनाडाई संविधान में देखें,
कनाडा के संविधान में, कनाडाई संविधान में। तो उसमें क्या था दोस्तों कि कितने 147 आर्टिकल हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, अब हम समझ में आ गया होगा कि हमारे में 300 मूल संविधान में कितने 395 थे, तो इससे समझ में आया कितना बड़ा है। ठीक है दोस्तों, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि भारतीय संविधान की बड़े होने की क्या कारण हैं। अगर हम कारण के बारे में यहीं जान लेते हैं कि भारतीय संविधान की विशाल होने के कारण, कि इसके कारण क्या है कि हमारी जो हमारी क्या है क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। कैसे क्षेत्रीय आकांक्षाएं, कि हमारा विविधतामूलक देश है, बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पर क्षेत्रीय आकांक्षाएं बहुत हैं। इसको पूरा करने के लिए हमारे लिए एक बड़ा संविधान होना जरूरी थी, क्योंकि ऐसे जब हमारा संविधान बन रहा था तो वहाँ पर क्या थी, विश्व में अगर हम विश्व राजनीति की बात करें तो वहाँ अथल पथल का काल, बहुत ही संक्रमण का काल चल रहा था। तो ऐसे में हमारे लिए कुछ प्रावधानों को स्पष्ट रूप से होना जरूरी था, इसीलिए कुछ वैश्विक मानक भी थे, जिसके कारण हमारे लिए बड़ा संविधान हो गया। कुछ ऐसे थे कि हमने क्या कर दिया, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए स्पष्ट कर दिया कि ये हमारे लिए है, और हमारे संविधान को आगे भी लचीला बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण हमारा संविधान क्या है, बड़ा है। ठीक है दोस्तों, और हम अब बात करते हैं हमारे संविधान की अगली विशेषता के बारे में। ठीक है, अगली विशेषता, हमारी दूसरी विशेषता क्या है दोस्तों, कि मौलिक अधिकारों तथा मौलिक कर्तव्यों का क्या है, हमारे भारतीय संविधान में क्या है, समावेश है। दोस्तों इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य में थोड़ा क्या लिखूँगा, मौलिक शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ये दोस्तों फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, तो उसका समावेश क्यों किया गया है, क्योंकि इसका हमने क्या है, अपने संविधान में क्या है, ये संविधान में वर्णित है, मतलब क्या है, इसमें संविधान में वर्णन है, इसका संविधान में क्या है दोस्तों, वर्णन है। और क्या है, मौलिक अधिकार ये न्यायोचित हैं, मतलब न्याय संगत हैं। ठीक है, न्याय संगत हैं। ठीक है, ये क्या है, राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, ये क्या है, राज्य को मतलब व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार हैं। और इनको कहें, इन्हें क्या है, इन्हें न्यायिक प्रकृति, न्यायिक प्रकृति है इनकी, न्यायिक प्रकृति है। ठीक है दोस्तों, कि न्यायिक प्रकृति है। तो फंडामेंटल राइट हमारे क्या है, भाग 3 में वर्णित हैं, भाग 3 में। ठीक है, तो हमने क्या है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान में वर्णित हैं, जो न्यायिक संगत हैं और न्यायिक प्रकृति के हैं, और भाग 3 में हमारे वर्णन हैं। मौलिक अधिकारों का समावेश इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे लिए जो अपने जो नागरिकों के लिए उनके कुछ अपने सर्वांगीण विकास, मतलब एक तरीके से होलिस्टिक विकास, मतलब सर्वांगीण विकास, मतलब विकास करने के लिए क्या होना चाहिए, लोग बागों के लिए मौलिक अधिकार होने ज़रूरी हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग बाग क्या होंगे, राज्य के द्वारा या अन्य व्यक्तियों के द्वारा क्या होंगे दोस्तों, उनके अधिकारों को संकुचित कर दिया जाएगा। और हमारे संविधान में इनको लिखने के ज़रूरी इसलिए हो गया था क्योंकि हमारा देश क्या था, एक बड़ी मात्रा में अशिक्षा व्याप्त थी, बड़ी मात्रा में शिक्षा व्याप्त थी, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं के लिए ज़रूरी हो गया था कि हमारे संविधान निर्माता स्पष्ट रूप से क्लियर कट कह दें कि मतलब ये हमारे संविधान है और इनका उल्लंघन होगा तो इसे हम कोई भी नागरिक अपने जो भी न्यायपालिका है उसमें मतलब जा सकता है और अपने लिए क्या कर सकता है, अपने लिए जो अपन कहें कि मतलब लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा, न्यायपालिका इसका क्या करें, निर्वचन करेगी, मतलब इंटरप्रिटेशन करेगी कि ये व्यक्ति के लिए इसका मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, और उसे जिसके विरुद्ध भी हो, चाहे राज्य हो चाहे व्यक्ति, उसके विरुद्ध क्या होगा, गवर्नमेंट मतलब जो हमारी न्यायपालिका है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए न्यायिक प्रकृति के हैं, तो इसलिए मौलिक अधिकार बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दा था उस टाइम। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को रख दिया, क्योंकि व्यक्ति के सभी रूपों से विकास करना, इसलिए चाहे वो सोशल हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक, कुछ भी तरीके से हो, तो हम कह देंगे हमारे संविधान जो निर्माता हैं उनकी सोच में ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य क्यों रखे गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य इसलिए रखे गए हैं, मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य के लिए हम 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं, पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी। मतलब राज्य द्वारा निभाए जाने वाले, राज्य द्वारा
निभाए जाने वाले और कुछ व्यक्तियों द्वारा निभाए जाने वाले, व्यक्तियों द्वारा निभाए जाने वाले। ठीक है दोस्तों, तो राज्य द्वारा निभाए जाने वाले क्या होंगे? हमारे राज्य द्वारा निभाए जाने वाले क्या होंगे? DPSPs होंगे, जो कि हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये होंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये क्या होते हैं? ये गैर न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। ये दोस्तों इनकी विशेषता क्या है कि ये क्या है? गैर न्याय संगत होंगे, न्याय संगत, मतलब इनके लिए आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? राज्य चाहेगा तो वो न्याय करवाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं। आप उनके विरुद्ध मतलब न्यायपालिका नहीं जा सकती, इसलिए गैर न्याय संगत होंगे। लेकिन इसकी प्रकृति को क्या है दोस्तों? ऐसा नहीं है कि यदि कोई सरकार, ये सरकारों को निरंकुश होने से बचाती है, सरकार को निरंकुशता से बचाती है। क्या होती है? निरंकुशता। निरंकुशता से कैसे? कि अगर कोई गवर्नमेंट है, अगर वो लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में फेल हो जाती है, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने में क्या हो जाती है? विफल हो जाती है। तो क्या आप ऐसी सरकारों को, ऐसी जो सरकार होगी उसको पुनः मतलब वोट देंगे? नहीं देंगे। यदि हमारे सर्वांगीण मतलब हमारा विकास नहीं करेगी, ठीक है, मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं करेगी, तो हम उसके लिए क्या नहीं करेंगे? वोट नहीं देंगे और सरकार अगले मतलब दौर में नहीं आ पाएगी। तो ऐसा करने के लिए क्या होंगे? उनके लिए राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके तहत लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए कुछ क्या करना चाहिए? कानून बनाने पड़ते हैं, जिसके द्वारा लोगों का क्या हो सके? विकास हो सके। इसीलिए अगर हम राज्य मतलब सरकार को, इसलिए सरकार को क्या करती है? सरकार को निरंकुश होने से बचाती है। सरकार को क्या बचाती है? निरंकुश होने से बचाती है। और इसीलिए ये लोक कल्याणकारी राज्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और अगर ऐसी सरकार होती है तो हम उसे दोबारा वोट देते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं? सरकार के लिए मतलब बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन सरकार को अपने मतलब राज्य को लोक कल्याणकारी की दिशा में मतलब ले जाने के लिए ज़रूरी होते हैं। लिहाजा ये क्या है? गैर न्याय संगत प्रकृति के हैं, इन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार क्या हो गए? व्यक्तियों द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य। अच्छा, इसका क्या है कि हमारे भाग जो है संविधान का भाग भाग किसमें है? 4 में है। ठीक है, और ये क्या है कि जो भाग, अगर हम बात करें कि ये भाग किस में है? भाग 4 का में है। लेकिन अब देखो क्या होता है दोस्तों, कुछ व्यक्तियों द्वारा निभाए जाने वाले मूल कर्तव्य होते हैं। कैसे? कि यदि राष्ट्र के संविधान के राष्ट्रगान हो रहा है तो उसकी हम कहें कि उनका सम्मान करें, राष्ट्रीय संपत्ति को रक्षा करें। और भी जो हमारे हम कहें 4 काम हैं, जितने प्रकार के जो 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं, मतलब व्यक्तियों को निभाए जाने के लिए। तो उसके द्वारा क्या होता है? राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा करना, अपने जो प्राकृतिक संसाधन का उनका दोहन मतलब उनको क्षतिग्रस्त नहीं करना। तो इस प्रकार से ये कुछ क्या होते हैं? व्यक्ति द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य होते हैं। इसे संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है? राज्य द्वारा निभाए जाने वाले और ये व्यक्ति द्वारा निभाए जाने वाले। तो मुझे समझ में आ गया हो, मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों का समावेशन कितना ज़रूरी था। ठीक है दोस्तों, इस समय की मांग के अनुसार इसको भी क्या हो गया? बढ़ावा दिया गया। तो मौलिक अधिकार क्यों हैं और मौलिक कर्तव्य क्यों हैं हमारे संविधान में? तो दोस्तों ऐसा नहीं लगता कि भारतीय संविधान की ये विशेषता है? बिल्कुल विशेषता है। इसीलिए हम कहते हैं भारतीय संविधान की एक ये बहुत बड़ी विशेषता है मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों के संबंध में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली विशेषता के बारे में। अब विशेषता है हमारी संसदीय मतलब सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप। ठीक है दोस्तों, सरकार का संसदीय स्वरूप भी हमारी एक
विशेषता है। कैसी विशेषता है कि अगर हम बात करें कि हमारी जो सरकार है उसका संसदीय स्वरूप कैसे हमारी भारतीय संविधान की विशेषता है, क्योंकि दोस्तों जो संघात्मक व्यवस्था है उसके लिए दो प्रकार की व्यवस्था अपना सकते हैं, या फिर हम सीधे तौर पे कहें कि संसदीय दो प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। एक तो हमारी कैसी संसदात्मक, और एक प्रकार की क्या हो गई संसदात्मक, और दूसरी क्या हो गई अध्यक्षात्मक छात्मक। ठीक है दोस्तों, तो ये दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन भारतीय क्या है, भारत में कैसी संसदीय मतलब, और यहाँ पर भी है, लेकिन इन दोनों की व्यवस्था क्या है, बाई कैमरल व्यवस्था होगी, मतलब द्विसदनीय व्यवस्था होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या होता है कि संसदीय है, तो जैसे कि यहाँ यूएसए में है, ये हमारी क्या है इंडिया में भी है, और ये क्या है ब्रिटेन में भी है। तो हमारा जो ब्रिटिश रूल हुआ करता था, तो वहाँ उस समय से हमें क्या था, अनुभव प्राप्त हुए थे बहुत सारे, क्योंकि लंबे समय से ब्रिटिश रूल हमारे देश में था। तो इसलिए हमारे लिए क्या था कि हमारी जो है कि हमारी जो अनुभव थे तो वो हमारी संसदीय थे, ना कि अध्यक्षता के। इसलिए हमारे भारतीय संविधान ने क्या संसदात्मक व्यवस्था अपनाई। और अमेरिका में क्या है अध्यक्ष, इसमें क्या होती है राष्ट्रीय आकांक्षाएं बहुत ही उच्च होती हैं, लेकिन यहाँ क्या होती है क्षेत्रीय, हमारे देश में क्या है क्षेत्रीय आकांक्षाएं अधिक हैं। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, हमारे यहाँ संसदात्मक स्वरूप है। तो इसकी विशेषता होती है कि यहाँ पर क्या होता है, सरकार का प्रमुख, ठीक है, सरकार का प्रमुख और राष्ट्र प्रमुख दोनों अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर सरकार का प्रमुख गवर्नमेंट का और स्टेट का दोनों का एक ही व्यक्ति होता है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ होता है, यहाँ सरकार का प्रमुख क्या होगा, जिसे हम वास्तविक शक्तियाँ दी जाती हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन यहाँ क्या होती है राष्ट्र प्रमुख क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो यहाँ ये होती है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारे भारतीय संविधान में राज्यसभा और लोकसभा है, जैसे अमेरिका में क्या है दोस्तों कि वहाँ पर सीनेट तथा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस बोलते हैं जिसे अपन, कांग्रेस और सीनेट है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे सरकार का जो है संसदीय स्वरूप, ये भी हमारी भारतीय संविधान की विशेषता है कि संसदात्मकता और अध्यक्षात्मकता। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएँ हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें हमारा जो लोकप्रिय सदन होता है वो लोकसभा होता है। और जबकि जैसे कि हम देखें हमारे यहाँ क्या है, बाई कैमरल व्यवस्था में अगर हम देखें बाई कैमरल फॉर्म या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें क्या है कि लोकसभा है और क्या है राज्यसभा है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा है। तो लोकसभा क्या है, इसे हम बोलते हैं लोकप्रिय सदन, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे निर्वाचित होकर लोग क्या कहते हैं। राज्यसभा में क्या होता है, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों का जैसे कि राज्य जो हैं, राज्य अपने अपने प्रतिनिधियों को राज्यसभा में निर्वाचित करके भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है राज्य मतलब ये संघात्मक व्यवस्था के लिए दर्शाने के लिए ये क्या होता है, बहुत ही संघात्मक व्यवस्था, या फिर अपन कहें कि ये जो हमारे विशेषता है उसके लिए अमूलचूल विशेषता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या है लोकप्रिय सदन है, और ये क्या है, ये हमारी संघात्मक व्यवस्था के लिए आवश्यक है, संघात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। क्योंकि इसमें तो क्या होता है कि लोकप्रिय सदन होने के कारण सीधे प्रत्यक्ष निर्वाचन का अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्योंकि देखो हमने देखा था कि जैसे संघात्मक व्यवस्था में कि राज्यों की आकांक्षाएं बहुत होती है, हमारे यहाँ क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक पूरा जो स्टेट होता है वहाँ पर कुछ जनसंख्या के आधार पर क्या होता है, चुनाव होता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो जो हमारी मतलब जो सीनेट है उसमें क्या होते हैं, जितने भी स्टेट हैं उनकी दो दो प्रतिनिधि, पैसे 50 स्टेट हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर दो दो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, तो इसलिए उसमें क्या होती हैं, सीटें होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जनसंख्या के अनुपात में ऐसी विभाजित होता है। तो दोस्तों ये हमने देखा भारतीय संविधान का संसदीय स्वरूप। ठीक है दोस्तों, और हमने एकल न्यायपालिका, ये हमने थोड़ा जब मतलब देख रहे थे शुरुआती प्रीवियस लेक्चर में, तो वहाँ पर हमने बताया था। सार्वभौम बताया गया, बहस का ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एकल नागरिकता भी डिस्कस कर चुके हैं, नम और अनम प्रावधानों का समावेश, इसके बारे में और देख लेते हैं। नम तथा अनम प्रावधान, तो नम प्रावधान क्या होते हैं, सरकार को क्या बनाती है, लचीला बनाती है, सरकार को कैसे बनाती है, लचीला बनाती है।
अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी सरकार आगे चल के क्या होगी, एक स्थायित्व को प्राप्त कर लेगी और हमारी जो हम कहें कि जैसे जैसे हम विकास करेंगे उसके तहत क्या होगी, अनुकूल नहीं हो पाएगी, अगर क्या होगा, नम्य नहीं होगी। तो इसीलिए सरकार को लचीला करने के लिए, मतलब सरकार को क्या बनाने, प्रगतिशील बनाने के लिए नम प्रावधानों का होना जरूरी है। अनम प्रावधान क्या होते हैं, सरकार जी क्या होता है, सरकार को निरंकुश होने से बचाती है, सरकार को निरंकुश होने से क्या बचाती, रोकती है। तो सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार जो चाहेगी मनमर्जी अपना संशोधन करते हुए कुछ भी नियम बना लेगी। इसलिए क्या होगा, सरकार को निरंकुश होने से ये रोकती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि वेन डायग्राम से हमने पहले भी समझा था कि नम और अनम, तो इसके जो बीच में जो शैडो एरिया है, नम और अनम दोनों होंगे। तो भारतीय संविधान में दोनों प्रावधानों का क्या है, विचार है। लेकिन सामान्यतः जो लिखित संविधान होते हैं उसमें क्या होते हैं कि हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, कठोर प्रावधान होते हैं। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में की विशेषता है कि यहाँ पर कैसा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने समझा कि हमारे भारतीय संविधान की ये विशेषताएं हैं, तो हमारी ये सारी विशेषताएं हो गई हैं दोस्तों। अब हम अगला टॉपिक कल से कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करो और सब्सक्राइब करके ना भूलें, और अपने बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि रेगुलर ये सेशन जारी रहेगा और आपको क्लास मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, मैं क्या है, लेक्चर तो बहुत बड़ा बना सकता हूँ, लेकिन क्या है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं छोटा लेक्चर ही रिकॉर्ड कर पाता हूँ। लेकिन हम जब लाइव आएंगे तो क्या होगा कि हम लंबी क्लास रखा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू मेरे लेक्चर को देखने के लिए और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, धन्यवाद।